बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में हुआ केस, 243 लोगों की गैर इरादतन हत्या करने का मामला। बिहार में आज कहां होगी बारिश, कहां पर गिरेगी बिजली, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। G20 में बिहार को मिल रही है नई पहचान, दुनिया देख रही है हजारों साल की परंपरा और कौशल का जीवंत रूप, खूब हो रही है सराहना। आर पार की लड़ाई की तैयारी में मुखिया संघ, गांधी जयंती पर गांधी मैदान से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। लालू यादव ने शेयर किया बेटे तेजस्वी यादव का वीडियो, कहा इसे कहते हैं ईमानदार नेता, गुण है तो फिर छा गए। G20 समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों को दिए जा रहे हैं 1000 रुपये। आखिर क्या है सरकार का प्लान, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। कब है छठ पूजा, जाने नहाए खाएं, संध्या अर्ध और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय, देखें कैलेंडर। बिहार के इस गांव में 85% निवासी शिक्षित, 45 सालों में एक भी आपराधिक मामला नहीं। बच्चों को पढ़ने और फिर कैरियर बनाने के लिए किया जाता है प्रोत्साहित। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के हो सकती है तकरार, जानिए क्यों तेज हुई चर्चा। सड़क हादसे में घायल हुई महिला दारोगा और सिपाही, मदद करने के लिए किसी ने नहीं बढ़ाया हाथ, जाने कैसा है अब हाल। पटना में 5 लाख रुपए की बड़ी लूट, बेखौफ लुटेरों के तांडव से मचा हड़कंप। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था, चेक पोस्ट को किया अलर्ट, जाने कारण। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता ने कसा तंज, कहा यह तो अभी ट्रेलर है, मूवी 2024 में होगी रिलीज। गया में जलाभिषेक करते नीतीश कुमार, मंदिर में हाथ जोड़े खड़े तेजस्वी यादव, देखे खास तस्वीरें, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। गलती से कट गया ट्रैफिक चालान तो ऐसे करे सुधार या फिर रद्द, फॉलो करें ये टिप्स, आपको आगे बताएंगे विस्तार से। डीएसपी के खिलाफ नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, निर्दोष को जेल भेजने के मामले में होगी कार्रवाई। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जहरीली शराब से मौत के मामले में कोर्ट में सुनवाई, शिकायत दर्ज, अफसरों के नाम भी शामिल। बिहार पुलिस खुद ही लाचार, 5 दिन से गायब कांस्टेबल्स को नहीं ढूंढ पा रही है पुलिस, घर वाले भटक रहे हैं। नीतीश कुमार को मिला क्लाइमेट चैंपियन किसान का सम्मान, खेती में लिखी नई इबारत। गया में गुंजेंगे इमरान प्रतापगढ़ी, भारत जोड़ो जनसंवाद सह सम्मान समारोह का यह शेड्यूल, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार की बेटी सबिता महतो का कमाल, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर दौड़ करके चढ़ने वाली बनी पहली महिला। अगर आप भी लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है फ्री में लोन, तो 8 दिन बाद खुलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन का पोर्टल, लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम, आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। बिहार के गरीब मरीजों का भी होगा अब मेनदाता में इलाज, नहीं देने होंगे एक भी पैसा, आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। बिहार के 31 जिलों में पहुंचा डेंगू का डंक, पंजाब से आ रहे सर्वाधिक संक्रमित मरीज। सीएम नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी की एक राष्ट्र एक चुनाव को किया समर्थन, अब G20 रात्रि भोजन में गए, कांग्रेस और इंडिया हैरान।
बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल, हार्ट के मरीज को साइकिल पर बिठा करके ले गए परिजन। बिहार के इस जिले में बीईओ और फिर शिक्षकों पर चला के पाठक का डंडा, अब कटेगी इतने दिन की सैलरी। 60 वर्षीय शांति देवी ने विदेशी मेहमानों को दिखाई बिहार की मधुबनी पेंटिंग की झलक, चंद्रयान 2 पर बनाई पेंटिंग। चावल उत्पादन में अग्रणी फिर भी योजना में शामिल नहीं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल। बिहार में हर साल मिलते हैं 1.5 लाख नए कैंसर मरीज, 6 जिलों में काम कर रहे हैं डे केयर सेंटर। दोस्तों अब बात विस्तार से करते हैं, तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसे अदालत ने मंजूर भी कर लिया है। इस केस में सीएम नीतीश कुमार के अलावा उत्पाद विभाग के कई अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। सभी पर 243 लोगों की गैर इरादतन जान लेने का आरोप है। मुजफ्फरपुर कोर्ट 16 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। वकील सुधीर सिंह ने अदालत में सीएम नीतीश कुमार एवं अन्य के खिलाफ ये परिवारवाद दायर किया है, यानी कि केस किया है। उन्होंने सूचना के अधिकार आरटीए कानून के तहत बिहार में जहरीली शराब से लोगों की जान जाने का आंकड़ा मांगा था। जब सरकार ने आरटीआई के जवाब में बताया है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू के बाद अब तक 243 लोगों की जहरीली शराब की सेवन की वजह से जान गई है। वकील ने इसके आधार पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में आईपीसी की धारा 304, 120B और 34 के तहत परिवाद दायर किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शराबबंदी कानून सही से लागू नहीं किए जाने की वजह से 243 लोगों की जान गई है। दोस्तों अगर आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दिए जा रहे लोन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो अब आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि अब 8 दिन के बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन पोर्टल खुल जाएगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8 दिन के बाद यानी कि 15 सितंबर से आवेदन लिए जाने शुरू हो जाएंगे। आवेदन 30 सितंबर तक लिए जाएंगे। इस योजना के तहत 8000 लोगों को अलग अलग सेगमेंट में उद्यम स्थापित किए जाने को लेकर के 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण और फिर 5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इस 10 लाख रुपए की राशि में 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होता है। इसे 7 वर्षों में चुकाना होता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि किस क्षेत्र में उद्यमिता के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी, ये भी उद्योग विभाग ने तय कर लिया है। लाभुकों के चयन के बाद प्रति यूनिट प्रशिक्षण पर राज्य सरकार की तरफ से 25,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी। नई इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत भी मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत जिन उद्यमियों के लिए सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उसमें आईटी बिजनेस सेंटर के तहत वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं डिजाइनिंग सेंटर के साथ साथ ईवी व्हीकल के असेंबलिंग यूनिट की स्थापना भी शामिल है। जब कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग तथा नेटवर्किंग के काम के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मदद लेकर के खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी कई तरह की यूनिटों को लगाया जा सकता है। इसमें आइसक्रीम फैक्ट्री, आटा सत्तू एवं बेसन उत्पादन, कॉर्नफ्लेक्स उत्पादन, जैम जेली और फिर सॉस उत्पादन इकाई, जब पोहा उत्पादन इकाई, तेल मिल, दाल मिल, बेकरी मिल, फलों के जूस की इकाई, मधु प्रसंस्करण, मखाना प्रोसेसिंग, मसाला उत्पादन और फिर फूड ऑन व्हील तथा ढाबा शामिल है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वैसे छोटे छोटे उत्पादों की उत्पादन इकाई को भी शुरू किया जाने की उम्मीद मिलेगी जो सामान्य तौर पर बाहर से आते हैं। इसमें स्पोर्ट्स जूता, स्टेपलाइजर, डिस्पोजेबल डायपर, हॉस्पिटल बेड, ट्रॉली आदि शामिल है। दोस्तों बिहार के किशनगंज जिला से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि किशनगंज में शिक्षा विभाग में हरकंप मचा हुआ है। जी हाँ, बिहार में बदहाल हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा उठा चुके के पाठक लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। के पाठक द्वारा हर दिन नए नए आदेश जारी करने के लिए बिहार के शिक्षकों में हरकंप मच गया है। जब शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की सख्ती का असर अब जिलों में भी दिखने लगा है। जिलों के शिक्षा पदाधिकारी भी के पाठक के आदेश का हवाला देकर के बड़े फैसले ले रहे हैं। किशनगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 50% से कम उपस्थित वाले स्कूलों को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है। के पाठक के आदेश का हवाला देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किशनगंज के सभी बीईओ का 7 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है।
जहाँ स्कूलों में 50% से कम उपस्थित को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी बीईओ के खिलाफ एक्शन लिया है और किशनगंज जिले के सभी बीईओ का 7 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही साथ 50% से कम उपस्थिति वाले स्कूलों के शिक्षकों पर भी कार्रवाई का आदेश जारी किया है। जहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस आदेश के बाद जिले की शिक्षा महकमे में हरकत मचा हुआ है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद से ही के पाठक अपने फैसले से लोगों को हैरान कर दे रहे हैं। के पाठक ने पिछले दिनों राज्य के सरकारी स्कूलों में कम उपस्थिति को लेकर के नाराजगी जताई थी और ऐसे स्कूलों के हेड मास्टर और फिर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, जिसका असर अब देखने को लगा है। दोस्तों, बात करते हैं कि भागलपुर जिला चावल उत्पादन में अग्रणी जिला है, फिर भी चतुर्थ कृषि रोड मैप के कृषि उन्नति योजना में इस जिला का नाम शामिल नहीं किया गया है। इस योजना में कोसी सीमांचल के 7 समेत 15 जिलों को शामिल किया गया है। जब कोसी सीमांचल में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और फिर किशनगंज के अलावा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान और गोपालगंज में भी इस योजना के से चावल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने संबंधित जिलों में योजनाओं को सफल बनाने के लिए 8 करोड़ 39 लाख रुपए जारी किया है। जब कृषि एवं किसान मंत्रालय ने चावल उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाई है। योजना का लक्ष्य चावल फसल के उत्पादन में वृद्धि लाने का है। जब भागलपुर में 51,284 हेक्टेयर रकबे में धान का उत्पादन होता है। जब भागलपुर में सबसे अधिक फसल धान की खेती होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि कई सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बिहार में सियासी पारा बढ़ चुका है। यह कांग्रेस नेताओं ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि एनडीए को उपचुनाव में अपनी हैसियत का एहसास हो गया है। जिस तरीके से झूठ की सियासत पर भाजपा वालों ने लोगों को भ्रमित किया है, उसी का जनता ने उपचुनाव में जवाब दिया है। यह सिवान कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर विधुशेखर पांडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को लूट रही है। महंगाई, बेरोजगारी और फिर भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। पिछले 9 सालों में सिर्फ सिलेंडर के दामों में नजर डाले तो इसके दाम आसमान छू रहे हैं। सिर्फ सिलेंडर के जरिए ही भाजपा सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई लूट ली है। अन्य चीजों की महंगाई की बात की जाए तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके दाम नहीं बढ़े हैं। जब भाजपा सरकार इंडिया नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। बाजार में हर एक खाने पीने के सामग्री से लेकर के निर्माण की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। इंडिया बहुत ही पुराना नाम है, जहाँ देश के संविधान, सरकारी दस्तावेजों समेत कई चीजों पर यह नाम दर्ज है। इंडिया के नाम से ही विपक्षी दल डरे और फिर सहमे हुए हैं। जहाँ उपचुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। आपको बता दूं कि 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें आई है। जहाँ उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर सीएम योगी को बहुत ही नाच था, वह सीट भी भाजपा नेता हार गए। ये तो अभी ट्रेलर है, 2024 में मूवी अभी रिलीज होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव बदस्तूर जारी है। बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ लुटेरों ने एक शख्स से 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। जहां इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जहां लूट की ये पूरी घटना पटना के रूपसपुरा थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे हुई है, जहां तक बाइक सवार लुटेरों ने एक शख्स से 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस लूट की वारदात की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की शिनाख्त कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है और फिर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत और नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ाई गई है। जहां एसएसबी की ओर से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पटना जिला क्षेत्रीय मुख्यालय ने चेक पोस्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। पैदल आने जाने वाले सभी लोगों की सघन जांच होगी। सीमा के जरिए पैदल या फिर वाहन के सहारे आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। सीमा पर सख्ती को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा अब नेपाल को छोड़कर के दूसरे देश से आने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट और फिर वीजा का सत्यापन कराना जरूरी होगा। विदेशी नागरिकों के दस्तावेज वैध होने पर ही उसे भारत की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। एसएसबी के पटना स्थित मुख्यालय ने नेपाल सीमा पर मौजूद सभी चेक पोस्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में हुए घुसपैठ और फिर तस्करी की घटनाओं को देखते हुए एसएसबी की ओर से ये फैसला लिया गया है। जब तस्करी की बढ़ती घटनाओं के कारण अब सघन जांच होगी। निर्देश के अनुसार घुसपैठ और तस्करी से जुड़े हुए मामलों पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी। दोस्तों,
दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। कब किसे उठाना है और कब किसे कितना कंट्रोल में रखना है, ये लालू प्रसाद यादव से बेहतर कोई नहीं जानता है। अब लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें तेजस्वी यादव मंच से अपनी स्कूल की पढ़ाई की बात करते दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ईमानदार नेता इसे कहते हैं जब पूरा खालिस है, जो है सो है, क्या छुपाना, गुण है सो छा गए। गुण योग्यता किसी कागज के मोहताज नहीं है, जब कोई दिखावा नहीं है। फर्जी नेता फर्जी डिग्री पर लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं, यही सच्चाई, यही आत्मविश्वास है। आपको बता दें कि हाल ही में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सीएम बनने की अटकलों को जोड़ मिला था, जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात कही थी, जिसके बाद से राजद में भी तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई थी। लेकिन फिर से पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव का वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि तेजस्वी यादव कितने योग्य और बिहार का भविष्य है। जिस वीडियो को लालू प्रसाद यादव ने शेयर किया है, वह वीडियो आरजेडी के ट्विटर हैंडल से 2 दिन पहले पोस्ट किया गया था। इसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो क्रिकेटर रहे हैं, हम स्कूल से ड्रॉप आउट थे, डीपीएस आर.के. पुरम में पढ़े और हम ड्रॉप आउट हो गए। 13 साल प्रोफेशन क्रिकेटर का रहा। राजनीति में आने के बाद लोगों ने बोला कि अनपढ़ है। अच्छी बात है, राजनीति में आइएगा तो फिर विद्रोह होगा, आपकी इमेज को गार्निश किया जाएगा। हमने स्वीकार किया। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद दिया गया लालू प्रसाद यादव का भाषण भी काफ़ी चर्चा में था, जिसमें उन्होंने इसरो से मोदी को सूर्यलोक भेजने की अपील की थी और फिर बीजेपी पर जम करके हमला बोला था। दोस्तों बात करते हैं कि रेल मंत्रालय देश के 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की घोषणा कर चुका है। जैन में तमाम स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है और फिर बचे स्टेशनों पर भी जल्द निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूर्ण विकास हो रहे हैं सभी स्टेशन कोई ना कोई खासियत के लिए हुए हैं। इन सभी स्टेशनों में सबसे खूबसूरत 3 स्टेशन कौन से होंगे जिन्हें विकसित करने में खर्च भी अधिक किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सभी स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। सभी स्टेशन में न्यूनतम सुविधाएं तय की गई है, जिसमें लिफ्ट, एक्सलेटर, वेटिंग हॉल आदि शामिल है। जहां इनमें सबसे अधिक बजट वाले 3 स्टेशन हैं जो सबसे बड़े और फिर खास बनेंगे। इन स्टेशनों में रोजाना यात्रियों की आवाजाही लाखों में होती है। नंबर 1 में है देश के सबसे बड़े स्टेशन के रूप में नई दिल्ली को विकसित किया जाएगा। यहाँ पर करीब 4700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस स्टेशन में रोजाना करीब 5 लाख यात्रियों की आवाजाही होती है, जहाँ कुल 2,20,000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होगा। जहाँ स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए आगमन और फिर बाहर निकलने के लिए प्रस्थान अलग अलग होगा। रेलवे कॉम्प्लेक्स में 6 मंजिला 2 सिग्नेचर गुंबद यानी कि सिग्नेचर डोम बनाई जाएगी। गुंबद की ऊंचाई जमीन से क्रमश 80 मीटर और फिर 60 मीटर होगी। वहीं पर दूसरे नंबर पर यानी कि पहले नंबर पर तो दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सूरत स्टेशन होगा, जहाँ इसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो रेलवे सिटी, बस टर्मिनल, स्टेशन, मेट्रो को एकीकृत करके निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। पूरा स्टेशन परिसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार केंद्र जैसा दिखेगा। यहाँ पर करीब 2700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं पर तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर मुंबई का CSMT रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सारी आधुनिक सुविधाएं होगी। यहाँ पर करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों बात करते हैं कि PMCS में इलाज कराने आ रहे गरीब BPL धारक मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब इन मरीजों का इलाज शहर के कंकरबाग में स्थित जयप्रभा मेनदाता अस्पताल में भी फ्री में किया जाएगा। इसके लिए PMCH में रेफर पॉलिसी बनाई गई है। जब मरीजों की सुविधा को देखते हुए गुरुवार को PMCH के अधीक्षक कार्यालय में विभाग अधीक्षकों की एक बैठक बुलाई गई है। जहाँ ये बैठक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार की देखरेख में बुलाई गई। जब वहीं अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर ने बताया है कि इनमें गैस्ट्रो, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी आदि विभाग के अध्यक्ष को बुलाया गया है, जिसमें BPL धारक गरीब गंभीर मरीजों को मेनदाता में निःशुल्क यानी कि फ्री में इलाज के लिए रेफर करके भर्ती कराने के बारे में जानकारी दी गई है। PMCH के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर ने बताया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के गुरुवार को सरकारी छुट्टी थी। इसके बावजूद भी छुट्टी के दिन सभी सर्जरी से जुड़े विभाग के अधीक्षकों की आपात बैठक बुलाई गई। मेनदाता में 25% बेड CGS की तय दरों पर गरीब मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जहां गरीब गुरबा लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित शुल्क है उसी शुल्क पर यहां उनका इलाज करने का प्रावधान है, जिसको देखते हुए PMCH ने स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर यह निर्णय लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रति अमृत ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों का शुक्रवार को निरीक्षण किया, जब बिहार के 31 जिलों में डेंगू का डंक पहुंच चुका है। जब निरीक्षण के बाद सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डेंगू के इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की है। जब पटना से भेजे गए अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को बताया है कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दवा, बेड, मच्छरदानी, फॉगिंग और फिर इलाज की व्यवस्था पर्याप्त है। जहाँ समीक्षा में पाया गया है कि राज्य में यानी कि बिहार में कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, पंजाब और हरियाणा में काम करने वाले कामगार राज्य में वापस लौट रहे हैं, यानी कि बिहार वापस लौट रहे हैं। जब पंजाब से सबसे अधिक डेंगू पीड़ित वापस बिहार आ रहे हैं। जब इधर बिहार में अब तक कुल 640 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। जब पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 101 नए डेंगू के मरीज की पहचान की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासत में लीक से अलग हट करके फैसला लेने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। विशेष करके उनके निर्णय कई बार सबको हैरान कर देते हैं। जहां हाल के दिनों में भी सीएम नीतीश कुमार ने फिर से अपने बयानों और फैसलों से अपने उन साथियों को हैरान कर दिया जो नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल हुए। यानी कि INDIA के साथ रहकर भी नीतीश कुमार अपने फैसलों पर अड़िग दिखते हैं, जो कई बार उनके साथियों को असहज कर देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल की, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसे लेकर के जहां कांग्रेस सहित इंडिया में शामिल कई राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी आपत्ति जताई, तो फिर नीतीश कुमार के सुर बदलते रहे। नीतीश कुमार ने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो पहले से ही होता आ रहा है, ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में केंद्र की मोदी सरकार की इस पहल को स्वागत योग्य होने का संकेत दिया। यानी कि भले ही इंडिया के शेष कई दल उनके विरोध में बयानबाजी कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सोच इस मामले में बिल्कुल अलग है। अब G20 को लेकर के भारत के राष्ट्रपति की ओर से 9 सितंबर को एक रात्रि भोज दिया गया। इसमें विदेशी गणमान्यों के साथ ही देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। हालांकि इस भोज में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, जबकि वे भी केंद्रीय मंत्री वाला ही दर्जा रखते हैं। माना जा रहा है कि इसी कारण कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री अब रात्रि भोज में नहीं आए, जहाँ वे इंडिया में शामिल घटक दलों वाले के शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी रात्रि भोज से दूरी बनाए हुए हैं। एक और कांग्रेस और इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने इससे दूरी बनाई है, तो फिर वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार शनिवार को रात्रि भोज में शामिल होने के लिए निकल गए। जी हाँ, वो शामिल हुए। जदयू नेताओं की ओर से कहा गया है कि ये भोज राष्ट्रपति की ओर से आयोजित है, ऐसे में इसका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का इसमें जाना सबको हैरान जरूर करता है। एक और वे केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का दुरूह काम करने में सफलता पाए हैं, तो दूसरी ओर G20 की मेजबानी को केंद्र सरकार एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। ऐसे में इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार का जाना उनके कई साथियों को अच्छा नहीं लग सकता है। जहां इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने फिर से अपने इस फैसले से सबको चौंका दिया है। यानी कि एक और नीतीश कुमार ने मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ बिगुल भी फूंक दिया है, तो वहीं दूसरी ओर वे राजनीतिक तकरार से अलग 1 नेशन 1 इलेक्शन हो या फिर राष्ट्रपति का रात्रि भोजन हो, इसको लेकर के अलग किस्म की सियासी सोच पेश की है। हालांकि नीतीश कुमार की राजनीति को जानने वाले बताते हैं कि वे हमेशा ऐसे ही निर्णयों से सबको हैरान कर देते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी रणनीति के तहत चुनावी तैयारी में जुट गई है। इसी बीच बीजेपी महापुरुष स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सेवियों की जयंती पुण्यतिथि मनाने के बहाने संबंधित जातियों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वैसे भी बीजेपी बलिदानियों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चला रही है। इस बीच वे महापुरुषों की जयंती और फिर पुण्यतिथि के जरिए भी जातियों को साधने में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को वीर शहीद बाबू गंगू मेहर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वीर शहीद बाबू गंगू मेहर की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि शहीद बाबू गंग मेहतर ने 1857 की लड़ाई में देश की आज़ादी की जो नींव रखी थी और फिर आज़ादी का जो सपना देखा था, जब बाद में लोगों ने उसे आगे बढ़ाया। बताया जाता है कि बीजेपी बिहार में 150 से अधिक महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं का जन्मदिन और फिर पुण्यतिथि मनाने की तैयारी कर रही है। 2023 में अभी तक मुख्यालय स्तर पर 60 से अधिक नेताओं का जयंती और फिर पुण्यतिथि मनाई जा चुकी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में डीएमके नेता ए राजा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। जब वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जब परिवादी ने आरोप लगाया है कि डीएमके नेता और ए राजा प्रियांक खड़गे के सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी से पूरे देश में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। सनातन धर्म को लेकर के उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर भी मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर किया गया था। सबसे पहले सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू की तरह है, इसलिए सिर्फ उसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उसको जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस विवादित बयान के बाद देश भर में बवाल मचा। एक तरफ कांग्रेस और फिर इंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद एक उदयनिधि के पक्ष में उनके बयान का समर्थन करते हैं और उसे जायज ठहराते हुए प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस देश में अलग अलग जगह कानूनी तरीके से उदयनिधि और फिर उनके अन्य राजनेताओं के बयान का विरोध करते हुए कोर्ट का रुख अख्तियार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी अब परिवाद दायर हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिला में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला का उद्घाटन हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि चुनावी माहौल, राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 सितंबर को इसका शिलान्यास किया है। देश का सबसे बड़ा धर्मशाला गया जी में बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर 40 लाख के करीब श्रद्धालु आते हैं। गौरतलब है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1080 बेड वाले कमरे में बनाए गए हैं। इससे श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी आसानी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार 8 सितंबर को इसकी नींव रखी है। हर साल लगने वाले पितृपक्ष मेला में ही 10 लाख के करीब तीर्थ यात्री और फिर पिंडानी पहुंचते हैं। जब पितृपक्ष पखवाड़े में अपनी सहूलियत के हिसाब से पिंडानी पूर्वजों के मोक्ष की कामना करवाते हैं। लोगों की आस्था है कि पिंडदान से गया जी में पितरों को मुक्ति मिलती है। इसी मान्यता को देखते हुए देश और फिर विदेश से बड़ी तादाद में तीर्थ यात्री पिंडानी गया जी आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की सक्रियता के चलते कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही राजधानी पटना समेत अन्य जगहों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात होने के आसार हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर वज्रपात यानी कि आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। 32 जिलों में बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। तापमान गिरने से बिहार के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। पटना में भी आज आंशिक से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में भी कल हल्की सी झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान तेजी से गिरा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी मानसून की ट्रफ लाइन जैसलमेर, कोटा, पेंड्रा रोड, जमशेदपुर, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। इनके प्रभाव से बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों में झमाझम बारिश की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का हजारों साल का इतिहास दुनिया की कई संस्कृतियों और फिर कलाओं पर अपनी छाप छोड़ चुका है। अब ऐसा ही कुछ दिल्ली में चल रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दिख रहा है। G20 में बिहार को नई पहचान मिल रही है। बिहार के कलाकारों के समृद्ध परंपरा और फिर उनके अद्भुत कौशल को दुनिया भर के हस्त और फिर शिल्प के जानकारों द्वारा सराहना मिल रही है। ये सब हुआ दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां क्राफ्ट बाजार में बिहार के भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग आदि के स्टॉल लगाए गए हैं। G20 के शिल्प बाजार भारत के विभिन्न हिस्सों के हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन हो रहा है, जहां एक जिला एक उत्पाद GI टैग वाली वस्तुओं और फिर महिलाओं और आदिवासी कारीगरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इस शिल्प बाजार का दौरा करने और फिर स्थानीय रूप से प्राप्त उत्पादों को खरीदने का अवसर मिला है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 20 दिनों से अपने अधिकार को लेकर के मुखिया संघ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन उनकी मांगों को लेकर के अब तक का अनसुना किया जा रहा है। ऐसे में अब बिहार के मुखिया अपने अधिकारों को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, अपनी 19 सूत्रीय मांगों पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, प्रदेश मुखिया संघ के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश और
मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन का आयोजन किया गया। गांधी मैदान में महापंचायत के बाद आंदोलनरत मुखिया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के आवास का घेराव भी करेंगे। ग्राम पंचायतों के इस फैसले ने मुखिया ने बिहार और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश मुखिया संघ ने दारोगा रायपत में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित किया, जिसमें आंदोलन की आगामी रूपरेखा को लेकर के मंथन किया गया। बिहार अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा है कि मुखिया सोलर लाइट योजना एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण का काम पंचायतों को लेकर के अन्य एजेंसियों को सौंप दिया गया है, जब दूसरी एजेंसियां इन कामों को संपन्न कराने में असफल रही है। जिन आयोगों की अनुशंसा पर मिलने वाली राशि में भी अनवरत कटौती की जा रही है। ग्राम सभा को प्राप्त अधिकार से वंचित किया जा रहा है। प्रदेश मुखिया संघ ने शुक्रवार को अपनी 19 सूत्रीय मांगों पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक तरफ दलित समुदाय से आने वाले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपमानित करने के पर तुले हुए हैं और दूसरी तरफ शिक्षकों में बदहाली को लेकर के जेडीयू को आईना दिखा रहे हैं। इसी दल के लोग 15 साल तक शिक्षा मंत्री होते रहे। जब शिक्षा विभाग जब आरजेडी कोटे से में गया, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री चंद्रशेखर को नियंत्रण में रखने के लिए विवादास्पद के पाठक को एसीएस बना दिया गया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि के पाठक की कार्यशैली से हालात ऐसे हो गए हैं कि चंद्रशेखर 22 दिन तक कार्यालय नहीं गए। यदि शिक्षा विभाग इतना बदहाल रहा है कि उसमें सुधार के लिए अब किसी अधिकारी को सामूहिक वेतन कटौती और फिर निलंबन जैसे सख्ती करनी पड़ रही है, तो फिर जेडीयू को इस विफलता की जिम्मेदारी लेकर के लाखों गरीब छात्रों के अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यदि के पाठक की धमकाने, गलियाने और फिर कानून का डंडा चलाने वाली कार्यशैली ही ठीक है, तो फिर ये अब तक किसी विभाग में क्यों नहीं टिक पाए। के पाठक शिक्षा विभाग में दूसरी बार लाए गए हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि उत्पाद, खनन, परिवहन और फिर निबंधन जैसे विभागों से उनको क्यों हटाना पड़ा और अब वे कब तक शिक्षा विभाग में रह करके सरकार की फर्जियत कराते रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि सीबीएसई की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द जारी होंगे। जहां संभावना जताई जा रही है कि सीएसबीसी एग्जाम के लिए हॉल टिकट आगामी दिनों में कभी भी जारी कर देगा। हालांकि अभी तक इस संबंध में सीएसबीसी की ओर से कोई भी ऑफिशियली सूचना तो जारी नहीं की गई है। इसीलिए इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर के इससे संबंधित डिटेल्स की अपडेट चेक करते रहें। या वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एग्ज़ाम के लिए हॉल टिकट अब एग्ज़ाम से करीब 10 दिन पहले जारी किया जा सकता है। या कैंडिडेट्स इस बात को ना भूलें कि अभी कोई भी ऑफिशियली सूचना इस संबंध में जारी नहीं की गई है। आपको बता दूं कि सीएसबीसी ने हाल ही में एक नोटिस जारी करके कहा था कि 45,667 उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म खारिज कर दिए गए हैं। बोर्ड ने ऐसे आवेदकों के नाम और फिर उनके आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं करने के संबंध में एक पूरी लिस्ट जारी की है। ये सूची आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.vis.nic.in पर उपलब्ध है। दोस्तों, बात करते हैं कि छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। 4 दिवसीय छठ पूजा में सूर्य और छठ की पूजा की जाती है। इसमें व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर उससे एक दिन पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा में पहला दिन नहाय खाए का होता है, दूसरा दिन लोहंडा और फिर खरना का होता है, तीसरा दिन छठ पूजा और संध्या अर्घ्य का होता है, चौथा दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और पारण करके व्रत को पूरा करते हैं। छठ पूजा, संध्या, अर्घ्य और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का समय क्या है, तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो बात करते हैं कि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 में AM से प्रारंभ होगी। यहाँ इस तिथि का यानी कि सुबह से प्रारंभ होगी सुबह 9:18 से। इस तिथि का समापन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर छठ पूजा 19 नवंबर को है। उस दिन छठ पूजा का संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए का होता है, जहां इस दिन नहाय खाए 17 नवंबर को है। वहीं पर लोहंडा और खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। यह इस साल लोहंडा और फिर खरना 18 नवंबर को है। उस दिन का सूर्योदय 6:46 AM पर और फिर सूर्यास्त 5:26 PM को होगा। वहीं पर छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। जब इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जब छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा, जहां संध्या अर्घ्य सूर्यास्त के समय देते हैं।
यह संध्या अधर्य का समय शाम 5:26 PM पर है, जहाँ उस दिन सूर्यास्त 5:26 PM पर होगा। इस दिन सूर्योदय 6:46 AM पर है। इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जहाँ उस दिन सूर्योदय 6:47 AM पर होगा। जहाँ ऐसे में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य 6:47 AM पर दिया जाएगा, जहाँ उस दिन सूर्यास्त 5:26 PM पर को होगा। स्थान के अनुसार समय चेंज हो सकता है। दोस्तों, बिहार राज्य का नालंदा जिला, जिसका अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है, इस जगह का इतिहास बुद्ध और फिर महावीर के समय से है। जहाँ इस जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित है डाकनी गांव, जो खास है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस गांव के यानी कि डाकनी गांव के 85% लोग पढ़े लिखे हैं। गांव का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस गांव में ना तो शराब पाई जाती है और ना ही बनाई जाती है। जहाँ लोग शराब से कोसों दूर हैं। जहाँ इतना ही नहीं, कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी नहीं है। जहाँ और ना ही कोई जातिगत भेदभाव। जहाँ गांव में करीब 150 से 200 घर हैं। ग्रामीण स्वेच्छा से एक सदस्य चुनते हैं और फिर उन्हें अपनी पंचायत के लिए चुनते हैं। ढकनी गांव गांगुरा पंचायत के वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत आता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग फीट है। जहाँ इस गांव में 40 से 45 साल पहले एक पर्यावरणविद ने कुछ नियम बनाए थे और फिर जिसका पालन लोग आज भी करते हैं। यहाँ के ग्रामीण अपने गांव में रहकर और प्रकृति के साथ अपने पलों का आनंद लेकर के खुश हैं। यहाँ एक उद्यान है जिसका उद्घाटन सुरेंद्र सिंह ने किया था। जहाँ इसमें 3 एकड़ भूमि शामिल है, जो काफ़ी खूबसूरत है। ग्रामीण वर्ग या फिर स्थिति की अवधारणा में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्हें किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने में खुशी महसूस होती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस तक कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।